गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स हमने 6.4 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.5 और 6.5 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ओड नेचुरल नंबर्स both of which are larger than 10 such that their sum is less than 40। कहते हैं कि सभी पेयर्स निकालिए कॉन्जिक्यूटिव ओड नेचुरल नंबर्स के। तो सबसे पहले हम ये देख लें भी ओड नंबर कैसे होते हैं। ओड नंबर है 1, 3, 5, 7, ये सारे ओड नंबर्स हैं, इस तरह से चलते जा रहे हैं ये। तो ओड नंबर्स में 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है और हमें यहां निकालने हैं ओड नंबर्स के पेयर। तो अगर हम एक ओड नंबर को x ले लें तो दूसरा ओड नंबर बन जाएगा x+2। ओके, किसी एक ओड नंबर को अगर हम x मान लें तो उसके साथ वाला जो ओड नंबर होगा वो बन जाएगा x+2, या फिर आप x-2 भी ले सकते हो। जैसे मैंने उठाया 7, तो 7 के साथ वाला ओड नंबर 9 भी बन सकता है, 7 के साथ वाला 5 भी बन सकता है। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है साथ साथ वाले ओड नंबर। अगर मैं 7 को x मानूं, अगर मैंने 7 को x लिया है तो 7 के साथ वाला नंबर 7-2 भी हो सकता है और 7+2 भी हो सकता है। तो आप यहाँ x के साथ x+2 भी ले सकते हो और x-2 भी ले सकते हो। तो लेट फर्स्ट ओड नेचुरल नंबर x other consecutive odd natural number x+2। तो हमने पहला ओड नंबर लेट कर लिया x और उसके साथ वाला कॉन्जिक्यूटिव लेट कर लिया x+2। अब क्वेश्चन क्या कहता है, बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10, both are larger than 10। इसलिए पहला नंबर भी 10 से लार्जर हो जाएगा और दूसरा नंबर भी 10 से लार्जर हो जाएगा। दोनों जो नंबर हैं वो 10 से लार्जर बोले गए हैं, तो हमने 10 से लार्जर ले लिए। ये तो सॉल्व हुआ ही पड़ा है, इसको सॉल्व कर लें। 2 उधर जाके ये माइनस होगा तो ये बन जाएगा 8। तो अब इन दोनों का कंक्लूजन क्या निकला, x > 8, x > 10। इनका कॉमन पार्ट क्या निकला, x > 10। देख लें आप, x > 8, x > 10, x > 8 एंड x > 10। तो जो कॉमन पार्ट है वो ये है x > 10। तो दोनों का जो सॉल्यूशन बना वो ये बना x > 10। ओके स्टूडेंट्स, दोनों का कॉमन। अब ये आधा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। उसके बाद कहता है सच दैट देयर सम, जो दो नंबर हमने लेट किए हैं x और x+2, उनका सम क्या होना चाहिए, लेस देन 40 होना चाहिए। दोनों का सम कर दें, देयर सम इज लेस देन 40, देयर सम इज लेस देन 40। तो दोनों का जो सम किया उसको लेस देन कर दिया 40 से। यहां से आपका आंसर निकला x < 19।
ये नंबर 1 था आपके पास और ये नंबर 2 है। अब यहां से क्या मिला, x ग्रेटर देन 10, यहां से क्या मिला, x लेस देन 19। x है क्या, x क्या है, ओड नेचुरल नंबर। तो हम ऐसा ओड नंबर देखें जो 10 से बड़ा हो और 19 से कम हो, तो x की वैल्यू क्या क्या बन सकती है, द वैल्यू ऑफ x 11, 13, 15 एंड 17। 10 से बड़ी ओड नंबर और 19 से छोटे तो 11, 13, 15, 17। ये तो हमारे पास हुई x की वैल्यू, और हमें बनाने हैं पेयर x के साथ x प्लस 2। तो दोनों में वैल्यूज डालेंगे, एक बार 11 डालेंगे, सबसे पहले 11 यहाँ भी और यहाँ भी। तो पहला पेयर बना 11 के साथ 11 प्लस 2, 11 प्लस 2, यहाँ पे 11 डाल दिया और यहाँ पे भी 11 पुट किया, 11 प्लस 2 13 बन गया पहला पेयर। अब कौन सी वैल्यू डालेंगे, अब 13 डालेंगे, 13 यहाँ पुट किया तो बना 13, 13 यहाँ पुट करेंगे तो 13 प्लस 2 15, 15 पुट किया तो बना 15 के साथ 17, और 17 पुट करेंगे तो 17 के साथ क्या बनेगा, 19। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अब देखें सेकेंड क्वेश्चन। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट्स ऑफ क्लास +1 इन फर्स्ट टर्मिनल एंड सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन। 2 एग्जाम हुए बच्चों के, 2 एग्जाम, उन दोनों एग्जाम में बच्चे ने नंबर लिए हैं 62 और 48, 62 एंड 48। द मार्क्स obtained in फर्स्ट एग्जाम, कितने मार्क्स लिए हैं, 62, और द मार्क्स obtained in सेकेंड टर्मिनल, सेकेंड टर्मिनल कह दें, सेकेंड एग्जाम कह दें 48। पहले एग्जाम में 62, पहले सेमेस्टर में, पहले टर्मिनल में 62, सेकेंड टर्मिनल में 48। अब कहता है find the number of minimum marks he should get in the annual examination to have an average of at least 60 marks। ये क्या कहना चाहता है भी, जो तीसरा सेमेस्टर भी है, एक थर्ड भी है एग्जाम, let the marks in थर्ड एग्जाम, कहता है ये बताएं कि थर्ड एग्जाम में वो कम से कम कितने नंबर ले ताकि तीनों की जो एवरेज बन जाए वो किससे ज्यादा हो, एटलीस्ट 60 मार्क्स बन जाए। भी कम से कम 60 तो बने, तीनों की जो एवरेज हो वो कम से कम 60, तो कम से कम 60 का मतलब 60 या 60 से ज्यादा, एटलीस्ट 60 का मतलब है 60 और 60 से ग्रेटर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एवरेज निकालने का क्या फार्मूला होता है, तीनों का सम और बाय में 3। कितने पेपर हैं, 1 2 3, 3 बार टेस्ट हुआ, तीनों के मार्क्स सम कर दें, तीनों को ऐड कर दें और बाय में 3 लगा दें, तीनों की एवरेज निकल जाएगी। तो तीनों की जो एवरेज है वो कितनी होनी चाहिए, एटलीस्ट 60। एटलीस्ट का मतलब है 60 के बराबर या 60 से ज्यादा, 60 के बराबर या 60 से ज्यादा। 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दें और इसे सोल्व कर दें, 8 और 2 10, 6 और 4 10 11। ठीक है जी, लो जी, ये आपका आंसर रहेगा। तो मिनिमम 70 मार्क्स, मिनिमम 70 मार्क्स, उसको कम से कम 70 नंबर आने चाहिए उसके तीसरे टेस्ट में, तब जाके इन तीनों की एवरेज 60 या 60 से ज्यादा बनेगी। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन देखें।
In an experiment, a solution of hydrochloric acid is to be kept between 30 and 35 डिग्री सेल्सियस। कोई सॉल्यूशन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, कोई सॉल्यूशन है, उसको रखा जाता है 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखा जाता है। व्हाट इज द रेंज ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट? जो आपका वो था पहले जो सेल्सियस में था, जो सॉल्यूशन आपका 35 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में था, आपका जो सॉल्यूशन वो फ़ारेनहाइट में कितने से कितने के बीच में रह जाएगा। अब यानी सेल्सियस से हमने फ़ारेनहाइट में बताना है। हमारे पास मेजर करने के ये दो तरीके हैं, एक सेल्सियस है, डिग्री सेल्सियस, एंड दूसरा है डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अब इसने क्या कहा कि कोई सॉल्यूशन है उसको 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखा जाता है। गिवन दैट कोई सॉल्यूशन है उसको 30 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखा जाता है, यानी जो आपका जो टेम्परेचर है वो सेल्सियस में है। अब हमने किस में चेंज करना है? हमने फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, और सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चेंज करने का फॉर्मूला इसने दे रखा है, सेल्सियस इक्वल टू 5/9 F-32। ये इसने C का एक फॉर्मूला दिया है, 5/9 F-32, यानी सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चेंज करने का ये फॉर्मूला है। तो C की आप वैल्यू डाल दो। ठीक है जी, ये 9 डिवाइड में है, यहां भी जाके मल्टीप्लाई में और यहां भी जाके मल्टीप्लाई में। 5 से इन दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दी, 5 से मैंने इन दोनों जगह 5 से मल्टीप्लाई कर दी और 9 को उठा के इधर मल्टीप्लाई किया। ठीक है जी, ये माइनस का 160, इधर भी जाके प्लस का और इधर भी जाके और प्लस का, ये -160, यहाँ भी प्लस का और यहाँ भी प्लस का, फिर आप f की वैल्यू निकाल लें और वही आपका आंसर रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। In drilling world's deepest hole, it was found that the temperature in degree Celsius x kilometer below the surface of Earth was given by, हमें टेम्परेचर दिया है 30 + 25 × x-3। कहता है ग्राउंड में एक होल किया गया है, जमीन को खोदा जा रहा है, और जमीन को कितना खोद रहे हैं? 3 से लेके 15 किलोमीटर तक, 3 से लेके 15 किलोमीटर तक, x इन किलोमीटर। जमीन को खोदा जा रहा है 3 से लेके 15 किलोमीटर के बीच में, और जो टेम्परेचर रहेगा वो इसके अकॉर्डिंग रहेगा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। यानी अगर आप 4 x की वैल्यू 4 लेते हैं तो यहाँ 4 डाल देंगे तो टेम्परेचर आ जाएगा। अभी 4 किलोमीटर अगर हमने खोद दिया तो 4 किलोमीटर पे टेम्परेचर कितना हुआ, यहाँ 4 डालने से आपका आंसर आ जाएगा। भी अगर आपने 10 किलोमीटर ग्राउंड को खोदा है, 10 किलोमीटर खोदने के बाद जो टेम्परेचर बना वो कितना टेम्परेचर रहेगा, यहाँ 10 डाल देंगे x की वैल्यू तो टेम्परेचर आ जाएगा। अब हमने करना क्या है, इसने पूछा है एट व्हाट डेप्थ विल द टेम्परेचर बी बिटवीन 200 डिग्री सेल्सियस एंड 300 डिग्री सेल्सियस। कहते हैं जो टेम्परेचर है वो 200 डिग्री सेल्सियस और 300 डिग्री सेल्सियस कब हो जाएगा। कहता है 200 डिग्री और 300 डिग्री टेम्परेचर, ये टेम्परेचर
कब हो जाएगा, कितने किलोमीटर खोदने के बाद ये आ जाएगा, इतने इसके 200 से 300 डिग्री के बीच में जो टेम्परेचर रहेगा वो कितने किलोमीटर के बाद आएगा। तो हमने क्या करना है, हमने जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर की जो वैल्यू है हमने इसे यहाँ पुट करना है, टेम्परेचर की वैल्यू को यहाँ पुट करना है। तो हमने टेम्परेचर यहाँ पुट किया 30 प्लस 25 से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 25x माइनस 75 और लेस देन 300। ओके स्टूडेंट्स, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। कितना बना, ये 30 माइनस में 75 कितना बना, माइनस के 45 माइनस 45। तो अब आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। माइनस 45 यहाँ भी प्लस का और ये माइनस 45, सॉरी यहाँ x आएगा, तो ये माइनस 45 यहाँ भी प्लस का और यहाँ भी प्लस का, तो फिर आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं और वही आपकी मतलब किलोमीटर में होगी वैल्यू, वो आपकी जो वैल्यू रहेगी वो किलोमीटर में होगी। भी कितने किलोमीटर के बीच में हम खोदें तो टेम्परेचर 200 से 300 के बीच में आ जाए। यहां से आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हम बाद में करेंगे। क्वेश्चन 6 देख लें। The water acidity in a pool is considered normal when the average pH reading of 3 daily measurement is between 7.2 and 7.8। क्वेश्चन को समझे क्या कह रहा है। The water acidity in a pool, किसी पूल में वाटर की जो एसिडिटी है वो नॉर्मल समझी जाएगी। किसी पूल में जहाँ पे पानी रुका हुआ है, स्विमिंग पूल, कोई भी पूल हो सकता है, किसी पूल में जो पानी की जो एसिडिटी है उसको नॉर्मल समझा जाएगा। नॉर्मल कब समझा जाएगा, जब उसकी रीडिंग 7.2 और 7.8 के बीच में आए, इज बिटवीन 7.2 एंड 7.8। यह है फर्स्ट लाइन का मतलब। भी कहीं पानी रुका हुआ है, कोई पूल है उसमें पानी है, वहां पे पानी की जो एसिडिटी है उसको नॉर्मल कब कहा जाएगा, जब हम उसका डेली मेजरमेंट करें, भी मापें उस पानी की एसिडिटी को डेली, तो अगर वो एसिडिटी 7.2 से 7.8 के बीच में आ रही है तो इसका मतलब वो नॉर्मल है, उसको नॉर्मल समझा जाएगा। तो लिखते हैं इसे। The water acidity is considered normal when the average of reading of 3 daily measurement is considered normal when the average of 3 readings। भी हमने 3 दिन मेजर किया, हमने पानी को जाके 3 दिन मेजर किया। भी पहले दिन उसकी एसिडिटी कितनी है, दूसरे दिन कितनी है, तीसरे दिन कितनी है। अगर तीनों दिन की एवरेज 7.2 से 7.8 के बीच में आती है तो हम कहेंगे कि वो नॉर्मल है। द वाटर एसिडिटी इज कंसिडर्ड नॉर्मल व्हेन द एवरेज ऑफ 3 रीडिंग्स आर बिटवीन 7.2 एंड 7.8। 7.2 से और 7.8 के बीच में अगर रहता है, तीनों की जो एवरेज है, तब हम उसको नॉर्मल कहेंगे। अब इसने क्या किया, जब हमने पहली रीडिंग ली
तो कितनी बनी 7.48 फर्स्ट रीडिंग। दूसरी रीडिंग ली तो कितना 7.85। अब क्या कहता है, दो रीडिंग बता दी, तीसरे दिन की रीडिंग नहीं बताई। कहता है भी तीसरे दिन की रीडिंग क्या होनी चाहिए कि जो एसिडिटी है वो नॉर्मल हो, यानी तीसरे दिन की रीडिंग हमें निकालनी है। लेट थर्ड डे रीडिंग x, और तीसरे दिन की रीडिंग ऐसी होनी चाहिए ताकि वो नॉर्मल हो जाए। और नॉर्मल कब बनेगी, जब 7.2 से 7.8 के बीच में आ जाए उनकी एवरेज, तीनों दिनों की एवरेज 7.2 से 7.8 के बीच में आ जाए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7.48 प्लस 7.85 प्लस x बाई 3, ये जो एवरेज है ये किस किस के बीच में आ जाए, 7.2 से लेके और 7.8 के बीच में आ जाएगा। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से देखें। उसने पहले ये बताया है भी पानी में जो एसिडिटी है उसको नॉर्मल कब कहेंगे, जब 3 दिन हमने मेजर किया, 3 दिन मेजर करने के बाद अगर उनकी एवरेज 7.2 और 7.8 के बीच में आ जाती है तो हम कहेंगे कि वो एसिडिटी नॉर्मल है। ठीक है जी। तो पहले दिन की रीडिंग ले ली हमने, दूसरे दिन की ले ली, तीसरे दिन की हमें पता नहीं है, लेकिन वो कहता है तीनों दिनों की रीडिंग जो है मिला के क्या बन जाएगी, नॉर्मल बननी चाहिए। तो नॉर्मल बनने के लिए क्या करेंगे, तीनों की जो एवरेज निकाली उसको 7.2 से 7.8 के बीच में रख दिया। अब 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, तो 3 से यहाँ मल्टीप्लाई किया 21.6, इन दोनों को आप ऐड कर सकते हैं। एट और 5 13, 8 और 4 12 प्लस 1 13, ये बना। यहां से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो जितनी x की वैल्यू आएगी तो वो थर्ड डे की हमारी क्या होगी, रीडिंग होगी। ये हमने फाइंड आउट करना था। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके 6.5 कंप्लीट हुई और इसके साथ ही हमारा चैप्टर 6 भी कंप्लीट हुआ। ओके स्टूडेंट्स, ये काम आप कंप्लीट कर लें यहाँ तक। हैव ए नाइस डे।